मास्टर बाय रिजवान डोगर के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो CSS के इंट्रोडक्टिव सेशन के ऊपर है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे क्वेश्चन करते हैं कि CSS एग्ज़ाम क्या है, CSS एग्ज़ाम में क्या चीज़ें होती हैं, CSS एग्ज़ाम कब होते हैं, कैसे होते हैं, CSS एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करना पड़ती है, CSS एग्ज़ाम में हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि ये कोई मुश्किलात नहीं होती, ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। जो हो या ना हो, अटेम्प्ट इसकी आपकी सक्सेस हो या ना हो, लेकिन आप एक ऐसा आपके खुद के अंदर ब्यूरोक्रेट बना देता है जो कि सारी जिंदगी CSS के एग्जाम की अटेम्प्ट देने की वजह से आप सारी जिंदगी बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि आप आसानी कर सकते हैं। तो ये जो माइंड में आपके बना हुआ है ये बहुत मुश्किल टेस्ट है, बहुत मुश्किल है, या पता नहीं क्या होता है, या फिर पता नहीं कौन से फरिश्ते आगे करते हैं, या फिर पता नहीं कौन से लोग इनके अटेम्प्ट देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही वही लोग हैं जो कि ये एग्जाम देते हैं, और आप ही में से वो लोग होते हैं जो कि हर साल सैकड़ों की तादाद में ब्यूरोक्रेट्स की सीट गेन करते हैं आफ्टर द CSS। तो ऐसा कभी भी ना, हम यहाँ बहुत लोग हैं जो कि डराते हैं हमें कहते हैं नहीं CSS तो ये कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CSS बहुत आसान है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप मास्टर डिग्री करके आते हैं, आप जब मास्टर किया होता है, आप बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करके यहाँ पे पहुंचे होते हैं, बहुत ज्यादा तालीम हासिल करके पहुंचे होते हैं। इसी तालीम के जो आपका निचोड़ है बेसिकली वो आगे CSS में निकाला है, वो आप CSS के अंदर आप उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। किस तरीके से, आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे और देखेंगे कि CSS एग्जाम देने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और CSS एग्जाम देने के लिए सबसे बड़ी कामयाबी जो इसके बाद जो ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट होते हैं या पोस्टिंग होती है वो कहाँ होती है, इनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके सब्जेक्ट्स के लिए हमें क्या क्या जो है वो तरीकाकार अपनाने चाहिए, हमें सब्जेक्ट्स कैसे रखने चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSS क्या है। CSS सेंट्रल स्पीयर सर्विसेज के नाम से एक एग्जाम है जो कि FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जो अदारा है वो कंडक्ट करवाता है हर साल। और इस एग्जाम की जो कंपोनेंट्स हैं या एग्जाम के जो हिस्से हैं बेसिकली वो 4 हैं। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करते जाऊं। कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर ये PMS क्या होता है, PCS क्या होता है। बेसिकली CSS सेंट्रल स्पीयर सर्विसेज से मुराद ये है कि ये एग्जाम है ये तमाम आपकी जो कंट्री लेवल पे एग्जाम होता है, तमाम मुल्क के अंदर होता है, और 19 के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हम इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए सेंट्रल स्पीयर सर्विसेज बेसिकली एब्रिविएटेड है CSS का। इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है रिटन एग्जाम जो कि तकरीबन 1200 मार्क्स पर क्वेश्चन के होता है, 1200 नंबर होते हैं। इसके अंदर 12 मजमून होते हैं। हर 12 मजमून में 6 जो मजमून है आपके वो कंपल्सरी होते हैं, 6 आपके सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं, 6 जो सब्जेक्ट्स आपके वो ऑप्शनल होते हैं। इसके बाद आपका जो एग्जाम है वो मेडिकल एग्जाम है, इसके बाद साइकोलॉजिकल एग्जाम है, लास्ट में आपका वाइवा होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपके टोटल जो एग्जाम होता है CSS का वो 1500 मार्क्स का होता है, ठीक है। 1500 मार्क्स में से 600 जो मार्क्स है, 1200 जो मार्क्स है, 600 मार्क्स को कैरी करता है रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम 1200 मार्क्स में से आपने 600 मार्क्स कैरी करने होते हैं फॉर द वाइवा। वाइवा में पहुंचने के लिए हमें कम से कम 600 मार्क्स लेना पड़ते हैं। अगर आपके 599 मार्क्स हैं तो आप वाइवा के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप तकरीबन कम से कम 600 नंबर लें, 600 मार्क्स कैरी करें, ताकि आप वाइवा के लिए मेडिकल, साइकोलॉजिकल और वाइवा एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकें। इसके बाद आपको बताता है, जो ये भी क्वेश्चन होता है कि कब होता है, कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है। आपके लिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो एजुकेशनल क्राइटेरिया में आपके पास बैचलर होना जरूरी होता है। बैचलर विद सेकंड डिवीजन, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। आपके पास अगर बैचलर मतलब BA है, ग्रेजुएशन है, तो आप इस एग्जाम के लिए आसानी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आप अपेयर हो सकते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें इसकी एज लिमिट्स क्या होती हैं, इसकी जो एज लिमिट्स होती हैं वो 21 to 30 इयर्स होती हैं। हम बात करते हैं इसका जो सबसे पहला प्रोसेस है, पहला इसका कंपोनेंट है वो है रिटन एग्जाम। आपके जो सीएसएस में सबसे पहले आपने जब अप्लाई करने के बाद फेब के अंदर आपने एग्जाम देने होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने 1200 नंबर का एग्जाम रिटन एग्जाम में देना होता है, ठीक है। 1200 मार्क्स कैरी करता है आपका रिटन एग्जाम, जिसमें से कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कितने होते हैं आपके 600 मार्क्स के होते हैं। और उन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से मज़ामीन होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश एसे होता है, देन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है, इसके बाद आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है, इसके बाद आपका करंट अफेयर्स का पेपर होता है, इसके बाद आपका एवरीडे साइंस का पेपर होता है, इसके बाद आपका इस्लामियात का पेपर होता है। ये 6 मज़ामीन ऐसे हैं जो कि कंपल्सरी मज़ामीन के तौर पे जाने जाते हैं, जो कि लाजमी मज़ामीन के तौर पे जाने जाते हैं। और ये किसी भी सीएसएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की किसी भी पोस्टिंग के लिए किसी भी अदारे में जाने के लिए सीएसएस के थ्रू ये 6 एग्जाम का देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा, इसके बारे में बात करें कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स गेन करना पड़ते हैं, 40 नंबर लेना पड़ते हैं, जो कि आपकी सीएसएस एग्जाम में किसी भी कंपल्सरी सब्जेक्ट को पास करने के लिए जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो भी 600 मार्क्स कैरी करते हैं। 600 मार्क्स में से आपके 7 ग्रुप्स होते हैं। 7 ग्रुप्स के अंदर 7, 8, 5 इस तरह समथिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस किया जाता है एस्पायरेंट्स की तरफ से कि हमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है ये डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर, ना कि आपकी लोगों की सजेशंस के ऊपर, ना कि खुद के इंटरेस्ट के ऊपर, ना ही सिर्फ हम ये देख के अंदाजा लगाए, ये देख के सब्जेक्ट रख लें कि स्कोरिंग है, ऐसा नहीं है। आपके पास 3 चीजों का आंसर आपके पास खुद होना चाहिए और 3 चीजों के बारे में आप खुद कंफर्म होना चाहिए कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखते हुए 3 चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करते हुए आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जरूर याद रखना चाहिए। और यकीनन जहां तक ज्यादातर सीएसपी, ज्यादातर जो मोटिवेशनल या मेंटोर होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी जब एकेडमी था तो एकेडमी में हमें ये सिखाया गया था कि आप आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड पर फोकस किया करें। आप अपना सब्जेक्ट्स बिल्कुल वही चूज किया करें जो कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन उस शर्त पे जब आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पे ग्रिप हो। इसका मतलब ये है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर साइंटिफिक स्टडी वाले कुछ लोग हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, बॉटनी वाले हैं, ज़ूलॉजी वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब उनको पता होता है कि कुछ लोग के मुताबिक जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्कोरिंग नहीं होते, लेकिन अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, अगर आप उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत हद तक खुद को सेटिस्फाइड रखते हैं और आपको पता है कि इस सब्जेक्ट मुझे ज्यादा स्कोर दे सकता है और ये मेरा सब्जेक्ट, और इसका एक और फायदा भी है कि आपके जो बाकी एग्जाम्स हो रहे होते हैं, बीपीएससी के हो रहे होते हैं, या फिर बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं, उनके अंदर आपका जो अपना सब्जेक्ट्स है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये जरूरी है कि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड को जरूर फॉलो करें, आप अपने सब्जेक्ट्स को ज्यादातर 80 to 90% चूज करें, और अगर फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल धक्के से डिग्री ली है तो यकीनन आप चूज ना करें। अच्छा, इसके बाद देखें इंटरेस्ट एरिया। सपोज कोई साइंटिफिक स्टडी का बंदा है लेकिन उसे पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, यकीनन उसे अगर पॉलिटिकल साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है, उसका पॉलिटिकल साइंस एक बहुत आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट समझा जाता है सीएसएस के एग्जाम्स के अंदर। इस सब्जेक्ट को हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और तकरीबन अगर हम देखें, अगर हम सीएसएस क्वालिफायर देखें, क्वालिफायर में जो अटेम्प्ट देते हैं, अटेम्प्ट देने के पास होते हैं, उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% पीपल जिनका पॉलिटिकल साइंस होता है वो अपर जो नंबर्स होते हैं एस्पायरेंट के जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है उनके अंदर वो शामिल होते हैं, और यकीनन उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में से एक होता है।
अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट एरिया। इंटरेस्ट एरिया का मतलब है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट जब चूज करना है, आपका खुद का इंटरेस्ट हो। सिर्फ आप लोगों की कही हुई बातों, लोगों की कही हुई सजेशंस के ऊपर फॉलो ना करें, बल्कि हाँ जरूर उनकी बात सुने, उनके आप कमेंट्स लें, उनके देखें कि वो सिलेबस के बारे में क्या बता रहे हैं, उनकी सिलेबस की कवरिंग के बारे में क्या बता रहे हैं। आप उनको सुने, आप उनको सुनने के बाद उसको फॉलो करें, फिर आप अपना इंटरेस्ट देखें, क्या आप सच में और यकीनन उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर ले सकते हैं, तो यकीनन आप सब्जेक्ट की तरफ जाएं। मतलब ये कि अगर आपको साइंटिफिक स्टडी के, अगर आपको किसी मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आपको तो जरूर आप ये सब्जेक्ट चूज करें, जैसे क्रिमिनोलॉजी है। तो इसी तरह बाकी अगर आप बात करें लास्ट में स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से, तो स्कोरिंग ट्रेंड बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी फील्ड छोड़ के, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड छोड़ देते हैं, अपना इंटरेस्ट भी छोड़ देते हैं और सिर्फ इस चीज के पीछे लग जाते हैं कि ये स्कोरिंग है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप ऐसा ना करें। स्कोरिंग वो होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट उसमें होता है जो कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसमें आपको पता होता है कि अगर सपोज आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी कर पाते, लेकिन फिर भी उस सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपके एजुकेशनल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत का मिलते हैं और बहुत ज्यादा आपको सक्सीड करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। दूसरी बात कि आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में जरूर फोकस करना है, आपके पास इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए, आपका स्कोरिंग ट्रेंड जरूर देखना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास 7 ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्कोरिंग से मिल जाते हैं। आप अगर केमिस्ट्री से रेलेवेंट हैं, केमिस्ट्री जरूर रखें, अगर आप बॉटनी से हैं, आप बॉटनी जरूर रखें, अगर आप जूलॉजी से हैं तो आप जूलॉजी जरूर रखें। लेकिन ये ना देखें कि स्कोरिंग है या ना है, लेकिन ये देखें कि आप ना इस सब्जेक्ट को रखने के बाद आपका खुद का फायदा क्या है। अल्लाह ना करे आपका, अल्लाह ना करे सीएसएस नहीं आपका क्लियर होता, लेकिन वो सब्जेक्ट जो आपने सिलेबस ऑप्शनल के तौर पे किया होगा, यकीनन आपको वो बाकी टेस्ट्स में हेल्पफुल होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से, सब्जेक्ट्स को देखते हैं। ग्रुप आपके पास 7 ग्रुप्स हैं, मैंने 7 ग्रुप में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जो सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, जो ज्यादातर रिकमेंड किए जाते हैं एस्पायरेंट्स को कि ये सब्जेक्ट्स आप रखें, उन सब्जेक्ट को मैंने निकाला हुआ है। इन सब्जेक्ट्स को मैंने आपको बता दूं कि ग्रुप 1 के आपके पास टोटल 7 ग्रुप्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, जो कि 43 सब्जेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और याद रखिएगा कि इन सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए जस्ट आपको 33 मार्क्स चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपके पास यहाँ पे ना 3 सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस। इन 3 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने वाला 300। कितने? अब 300 में से आपने जस्ट 120 गेन करने हैं बस। मतलब क्या है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर में 60 नंबर आ जाते हैं, आपके करंट अफेयर्स में सिर्फ 25 नंबर आते हैं, मतलब आप इसमें 40 की रेंज में भी नहीं आ रहे, लेकिन बाकी दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर, तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो आपका एग्रीगेट बन रहा है वो आपका 120 प्लस है, तो आप पास हैं। मतलब आप इस करंट अफेयर्स के पेपर में पास। अगर आप एवरीडे में 40 से डाउन जा रहे हैं, 40 से कम मार्क्स आपके, देन आप तीनों में अगर 120 क्रॉस कर रहे हैं तो आप पास हैं। अगर पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपके 40 से कम है, 35 है, 30 है, लेकिन बाकी में आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, आपके टोटल एग्रीगेट 120 सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए बन रहा है, तो यकीनन आप क्या है पास हैं। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है। स्कोरिंग ट्रेंड में देखें कि ग्रुप 1 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस आपके जो है काफी ज्यादा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो बाकी ऑप्शन है जैसे इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, इसके ऊपर काफी ज्यादा ये जो है रिलेशंस के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट को भी टच करता है, आपके पाक अफेयर्स के टॉपिक्स को क्लियर करता है, आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करता है, और साथ में ये देखें कि आपकी जो आप डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं उनमें भी पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस आल्सो हेल्प इन द एसे पेपर।
जो कि 100 मार्क्स का ऐसे पेपर आता है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल समझा जाता है क्योंकि आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करता है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। देन हम बात करते हैं ग्रुप 4 के। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 जो होते हैं वो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हैं। आप केमिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफिया वगैरह जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हैं। अगर आप रखना चाहें तो आप उनमें से रख सकते हैं, वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाँ इंटरेस्ट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपके पास नॉलेज है, तो आप जरूर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को फॉलो करें। अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जरूर है लेकिन आप दिक्के से डिग्री लेके आए यूनिवर्सिटी से, तो यकीनन आप उनको फॉलो ना करें, बल्कि आप सजेस्ट किए हुए सब्जेक्ट जो कि आपके मेंटोर ने, जो कि आपने लोगों से सजेस्ट किए, उनके ऊपर आप फोकस करें, उनके लिए आप मेहनत करें, तो यकीनन आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 4 में यूएस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत कम है। जैसे हम अक्सर लोग देखते हैं पाक इंडो हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, यकीनन आप चाहें अगर आपकी पाकिस्तान स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन सब्जेक्ट्स को ना लें, जरूर लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन सब्जेक्ट्स में जो सबसे आसान है, सबसे आसान तरीकाकार है जिनसे हम बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं, वो यूएस हिस्ट्री है, इनमें हम अच्छा स्कोर ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें जेंडर स्टडी की। जेंडर स्टडी ग्रुप नंबर 5 के अंदर आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। ये हम आर्ट्स का या साइंस का बंदा इसे इजीली कर सकता है। अगर आप तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिनों के अंदर जेंडर स्टडी की तैयारी होती है, 15 से 20 दिनों के अंदर आपकी यूएस हिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाती है। मतलब अगर आप फुल कंसंट्रेशन, फुल आप अपने जो कंसंट्रेशन और आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ रखें। देन इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमने प्रिपेयर स्टार्ट कैसे करना है, सीएसएस की प्रिपरेशन को कैसे लेके चलना है, क्या एकेडमी जरूरी है, एकेडमी का क्या रोल होता है, हमें ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी चाहिए, हमें यूट्यूब का कैसे यूज करना चाहिए, डॉन एडिटोरियल्स के बारे में कहा जाता है वो कितना जरूरी है, ये सारी चीजें हम जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं बताता जाऊं कि सीएसएस पीएमएस मास्टर्स बाय रिजवान लोगे के जरिए आपको पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और इस्लामियात जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं इंशाल्लाह उसके बहुत बेहतरीन किस्म के लेक्चर आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मिलेंगे। तो जरूरी है कि आप ग्रुप को जरूर फॉलो करें, आप पेज को लाइक करें और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी तमाम जो वीडियो जो बहुत जरूरी हैं आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए। इंशाल्लाह हम ऑप्शनल की भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो जरूर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देन आपको मैं लास्ट में बताता हूं कि ग्रुप नंबर 6 के अंदर क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट समझा जाता है। इसके अंदर लास्ट के काफी, हाँ जरूर जिसने अपना लॉ पढ़ा हुआ है, जिसके पास बैचलर डिग्री है, उसके पास लॉ की डिग्री है, तो जरूर वो बाकी अपने लॉ के सब्जेक्ट चूज कर सकता है। लेकिन वो साइंटिफिक बंदा है, वो साइंस का बंदा है, तो वो क्रिमिनोलॉजी की तरफ जा सकता है, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ जा सकता है। लास्ट में बात करें सोशियोलॉजी एंड पंजाबी, यहाँ पे आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पंजाबी, सिंधी, पश्तो वगैरह, आप इनमें से अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर वो चूज करें, लेकिन आप लिटरेरी सब्जेक्ट चूज ना करें, ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि लिटरेरी सब्जेक्ट्स स्कोरिंग नहीं होते, उनके ऊपर आपके पास काफी ग्रिप भी है ना, तो फिर भी वो आपको बहुत अच्छा स्कोर नहीं देते। तो यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड पंजाबी। सोशियोलॉजी एंड पंजाबी जो है वो ग्रुप नंबर 7 के अंदर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। इसके अंदर फिलॉसफी भी आती है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। पीएमएस सीएसएस मास्टर्स बाय रिजवान लोगे के साथ आज की जो वीडियो हमारी वो अल्लाह हाफिज़।